आज की कहानी पागलपन से भरे एक आदमी के बारे में है जिसने एक वीडियो गेम को पाने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया। आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो गेम में, जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 1988 लॉस वेगस गेम एग्जीबिशन से होती है। हैंक रॉजर्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने गो गेम नाम के एक गेम को डेवलप किया है। वो विजिटर्स को उसका गेम खेलने के लिए इनवाइट कर रहा है, लेकिन कोई भी उसके पास आने में दिलचस्पी नहीं ले रहा। यहाँ तक कि जिस सेल्स पर्सन को उसने अपना गेम बेचने के लिए हायर किया है वो दूसरों की डेवलप्ड गेम्स को खेल रही है। खास तौर पर टेट्रिस गेम को खेलने के लिए वो एक दूसरे स्टैंड पर चली गई। हैंक को भी इस गेम को ट्राई करने के लिए कहा गया। उसे इस गेम में कुछ खास होने की उम्मीद नहीं है, पर जब उसने इसे खेला तो ये गेम उसे बहुत पसंद आया और उसके दिमाग में इसकी छाप छोड़ गया। आगे दिखाया जाता है कि हैंक अपने बैंक मैनेजर एडी से मिलता है जिसने उसे गो गेम बनाने के लिए लोन दिया था। हैंक ने टेट्रिस गेम के लिए अपने जुनून को समझाया। भले ही उसने टेट्रिस गेम को सिर्फ 5 मिनट के लिए खेला है, पर वो उसके दिमाग से निकल नहीं रहा। उसने बताया कि खेल कितना अट्रैक्टिव होने के साथ साथ एडिक्टिव भी है, जिससे खिलाड़ी के साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बनता है। हैंक एडी से और लोन लेने की बात रखता है ताकि वो जापानीज रीजन के लिए गेम का लाइसेंस ले सके, जिससे इसे पीसी, गेम कंसोल्स और आर्केड मशीनों पर खेला जा सके। दरअसल आर्केड मशीनें सालों पहले दुकानों और मॉल्स में हुआ करती थी, जहां सभी लोग पैसे देकर बड़ी मशीनों पर थोड़ी देर के लिए वीडियो गेम्स खेला करते थे। धीरे धीरे आर्केड गेम्स की जगह कंप्यूटर और लैपटॉप्स गेम्स ने ले ली। एडी को हैंक की बात पर डाउट है क्योंकि उसने पहले गो गेम के लिए पैसे उधार लिए थे, जिसे वो मार्केट में बेचने में नाकामयाब रहा। हालांकि हैंक ने उसे विश्वास दिलाया कि टेट्रिस गेम सोवियत यूनियन में पहले से ही बहुत पॉपुलर है और टेट्रिस गेमिंग की दुनिया में एक बेहतरीन कामयाबी हो सकता है। हैंक टेट्रिस गेम के बारे में उससे सारी जानकारी साझा करता है। वो बताता है कि 4 साल पहले 1984 में एक कंप्यूटर साइंस सेंटर में काम करने वाले एलेक्से नाम के एक प्रोग्रामर ने इसे बनाया था। ऑफिस से घर जाते वक्त उसे इस गेम को बनाने का आइडिया आया, जिसे उसने अपने एक पुराने कंप्यूटर पर बनाया था और नाम दिया गया टेट्रिस। शुरुआत में गिरने वाले ब्लॉक सिर्फ 2 ब्रैकेट थे जिन्हें मिलाकर एक चौकोर आकार बनाया गया। बाद में अपने दोस्तों की मदद से गेम में अलग अलग डिजाइन्स और कलर्स शामिल किए गए। इस गेम को बनाने का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट था, तो उन्होंने इसे फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे नतीजा ये हुआ कि ये गेम पूरे सोवियत यूनियन में पॉपुलर हो गया क्योंकि लोग इसके आदी हो गए थे। हालांकि उस समय सोवियत यूनियन गेम बिजनेस में शामिल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट स्टाइन नाम का एक बिजनेसमैन सस्ते गेम लाइसेंस की तलाश में इंग्लैंड से आता है। वो लाइसेंस को रीसेल करने का काम किया करता है। जब उसने टेट्रिस गेम को देखा तो वो हैरत में रह गया और उसने फौरन एलेक्से से गेम का लाइसेंस खरीदने की पेशकश की। हालांकि सोवियत यूनियन रूल्स के कारण टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इलॉग नाम की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ही करना पड़ता है। स्टाइन सिर्फ $10,000 में लाइसेंस को हासिल करने में कामयाब रहा। सोवियत यूनियन के साथ डील करने के बाद स्टाइन ने एक बिलियनर और मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल से कांटेक्ट किया। मीटिंग में उसका बेटा केविन भी शामिल है, जो मिररसॉफ्ट कंपनी का सीईओ है। स्टाइन ने उनके साथ टेट्रिस गेम की डील करने के बाद कहा कि वो गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करेगा। इस बीच हैंक निंटेंडो कंपनी के ऑफिस में जाता है और वहाँ बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सीईओ हिरोशी से मुलाकात करता है। हैंक ने हिरोशी को गेम को देखने और उसे ट्राई करने के लिए मना लिया। गेम से इम्प्रेस होकर हिरोशी ने इसे खरीदने की बात की। वो गेम को $5 लाख में खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन हैंक ने मना कर दिया। उसके पास गेम को लेकर एक बेहतर नजरिया है। वो गेम को अपनी कंपनी बुलेट प्रूफ सॉफ्टवेयर की तरफ से जारी करना चाहता है और उसे निंटेंडो की तरफ से पब्लिश करेगा। हैंक ने एडी के बैंक से $3 मिलियन का लोन लेने की प्लानिंग की है, जिसमें 2 मिलियन गेम कंसोल्स बनाने के लिए और 1 मिलियन आर्केड मशीनों के लिए डिवाइड किए जाएंगे। पूरी बात सुनने के बाद एडी हैंक की बात पर सहमत हो गया, लेकिन उसने बताया कि लोन पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और इसके अलावा हैंक को अपना घर गिरवी रखना होगा। बैंक मैनेजर से मीटिंग करने के बाद हैंक टोक्यो में अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी अकेमी, जो उनकी कंपनी की फाइनेंस डायरेक्टर भी है, उसके साथ अपनी प्लानिंग शेयर की। शुरुआत में इसमें शामिल रिस्क के कारण उसे इस प्लानिंग पर डाउट है। हैंक ने उसे मनाते हुए समझाया कि वो इसमें जरूर कामयाब होंगे। हैंक के विश्वास में भरोसा रखते हुए अकेमी उसका साथ देती है। इस बीच दिखाया जाता है कि मॉस्को में एलेक्से से वैलेंटीन नाम का एक आदमी मिलने आता है, जिसने खुद को सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी केजीबी का मेंबर बताया।
वैलेंटीन ने एलेक्से को बताया कि केजीबी का इरादा टेट्रिस गेम को ब्लॉक करने का है, क्योंकि कई एम्प्लॉय अपने काम को ताक पर रखते हुए इसे घंटों तक खेला करते हैं। इस बीच केविन ने हैंक से कांटेक्ट किया और बताया कि जापानीज रीजन में टेट्रिस का लाइसेंस हैंक के पास है। केविन ने खुलासा किया कि उसकी कंपनी ने जापान में सेगा को आर्केड मशीनों के लिए गेम का लाइसेंस दिया है, जिसकी वजह से हैंक की कंपनी को सिर्फ पीसी गेम और गेम कंसोल्स के लिए ही लाइसेंस मिला है। हैंक ने फौरन हिरोशी को इसकी जानकारी दी और हिरोशी ने उसे अपने कलीग से मदद लेने के लिए सिएटल में निंटेंडो कंपनी के अमेरिकन ब्रांच में जाने की सलाह दी। हैंक की मुलाकात निंटेंडो अमेरिकी ब्रांच के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से होती है। हैंक के यहाँ आने का मेन पर्पस निंटेंडो कंपनी का न्यू इन्वेंशन, जो हैंड हेल्ड गेम कंसोल जिसे गेम बॉय के नाम से जाना जाता है, उसे देखना है। जिसे देखने के बाद हैंक ने कॉन्फिडेंटली कहा कि अगर मारियो ब्रदर्स गेम बॉय की बिक्री को हजारों यूनिट तक बढ़ा सकते हैं, तो टेट्रिस को बिना किसी डाउट के इसे लाखों की यूनिट में बेचा जा सकता है, जो हर उम्र के इंसान के खेलने के लिए बनाया जाएगा। इस बीच केविन ने अटारी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अटारी ने हैंड हेल्ड कंसोल के लिए टेट्रिस के लाइसेंस को अपने पास रखने की कोशिश की है। इसके बाद हैंक गेम डेवलपर के साथ सीधे एक समझौते पर बातचीत करने के लिए सोवियत यूनियन पहुंचता है। उसके हाथ से आर्केड गेम का लाइसेंस चला गया है और हैंडहेल्ड डिवाइस का लाइसेंस भी चले जाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। 1988 के कोल्ड वॉर के कारण सोवियत यूनियन आज भी अमेरिका को अपना खास दुश्मन मानता है। इसके बावजूद पसंद हो या ना पसंद हो, पर हैंक को हैंडहेल्ड डिवाइसेस का लाइसेंस लेने के लिए वहां जाना पड़ा। उसके वहां पहुंचने पर उसे एक लड़की मिली जो उसके लिए वहां रशियन ट्रांसलेटर का काम करती है, जिसका नाम साशा है। दोनों फौरन निकोलाई बेलिकोव से मिलने के लिए इलॉग ऑर्गेनाइजेशन में गए, जिनके पास टेट्रिस का फर्स्ट गेमिंग लाइसेंस है। हैंक ने यहाँ आने के बाद उन्हें टेट्रिस लाइसेंस का अपना मकसद समझाया। निकोलाई ने कहा कि इलॉग ने कभी भी टेट्रिस गेम के राइट्स का लाइसेंस किसी को नहीं दिया है। हैंक ने लाइसेंस खरीदने के बारे में उसे समझाया कि स्टाइन ने इलॉग से कैसे लाइसेंस खरीदा और उसे मिररसॉफ्ट को बेच दिया। और आखिर में हैंक ने गेम एग्जीबिशन में मिररसॉफ्ट रिप्रेजेंटेटिव से जापानीज रीजन के लिए लाइसेंस हासिल किया। शुरुआत में निकोलाई का मानना है कि गेम कॉपी करना इल्लीगल है। हालांकि हैंक के मजबूत इरादे को देखते हुए उसने उसे एक मौका दिया और अगली सुबह वापस आने के लिए कहा। जैसा कि वादा किया गया, हैंक अगले दिन इलॉग में वापस लौटता है, जहां वो निकोलाई, एलेक्से जो गेम का डेवलपर है, और वैलेंटीन नाम के आदमी से मिलता है। उसी दौरान स्टाइन और केविन भी वहां पहुंच जाते हैं, जो लाइसेंस को लेकर वहां बात करना चाहते हैं। यहाँ पता चलता है कि टेट्रिस को सिर्फ पीसी के लिए लाइसेंस दिया गया है, इसके अलावा किसी और डिवाइस के लिए नहीं दिया गया। यानी कि अलग अलग डिवाइसेस पर टेट्रिस चलाने और बेचने के लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत होती है। कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी आर्केड मशीन, गेम कंसोल या हैंडहेल्ड डिवाइसेस शामिल नहीं थे। हैंक को अगले दिन फिर से लौटकर आने के लिए कहा गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने पर हैंक एलेक्से से बात करने की कोशिश करता है। वो एलेक्से से बात करने के लिए उसकी गाड़ी में लिफ्ट देने के लिए कहता है और बातचीत के दौरान उससे दोस्ती बनाने में वो कामयाब रहा। एलेक्से ने हैंक को उस रात अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। इस बीच वैलेंटीन्स ने टेट्रिस लाइसेंस हासिल कर उसे रॉबर्ट को बेचने के लिए कांटेक्ट किया। अगर उसे हैंडहेल्ड डिवाइस का लाइसेंस मिल जाता है तो रॉबर्ट उसे $4 लाख की रकम अदा करेगा। डिनर के बाद हैंक ने एलेक्से को अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीर दिखाई और उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। प्रोग्रामिंग और गेम डेवलपमेंट में उनका इंटरेस्ट एक सा है। इसके बाद एलेक्से ने अपने पुराने कंप्यूटर पर बनाए गए ओरिजिनल टेट्रिस गेम को दिखाया और एलेक्से ने गेम के आइडिया और उसे कैसे टाइम के साथ बदला, ये सब कुछ उसे बताया। वापस आने के बाद हैंक अपने होटल में पहुंचता है, पर उससे पहले उस पर केजीबी ने हमला कर दिया, जो उस पर पहले से घात लगाए बैठे थे। उसे धमकी दी गई, जिससे उसे फौरन सोवियत यूनियन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच टोक्यो में बुलेट प्रूफ ऑफिस में एक आदमी आता है जो सोवियत यूनियन एम्बेसी से है, जो केमी को वार्निंग देता है कि वो अपने पति को यहाँ वापस बुला ले, वरना तुम्हारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अपने होटल के कमरे में लौटने पर हैंक ने सब कुछ तहस नहस पाया। साशा ने उसे बताया कि केजीबी ने उसके अपार्टमेंट की भी तलाशी ली। यहाँ सोवियत यूनियन में हैंक को एक खतरा माना जा रहा है, भले ही वो सिर्फ एक गेम के लिए लाइसेंस लेना चाहता है। केजीबी का मानना है कि अगर विदेशी लोगों ने सोवियत संपत्ति हासिल कर ली तो इससे दुनिया की नजरों में सोवियत यूनियन की रेपुटेशन खराब हो सकती है। साशा ने उसे किसी भी तरह के रिस्क से दूर रहने की सलाह दी। साशा हैंक को पसंद करती है, पर हैंक शादीशुदा है। वो साशा को उससे दूरियां बनाए रखने के लिए कहता है। अगली सुबह हैंक ने अपने घर फोन किया और उसकी बेटी माया ने फोन उठाया,
जिसने कुछ दिनों बाद होने वाले अपने म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए अपने पिता को आने के लिए कहा। इसके बाद हैंक ने अकेमी को मिररसॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट को फैक्स मशीन के जरिए इलॉग ऑर्गेनाइजेशन में भेजने के लिए कहा और टेट्रिस हैंडहेल्ड लाइसेंस के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए अपने वकील से कांटेक्ट करने के लिए भी कहा। उस सुबह हैंक, स्टाइन और निकोलाई टेट्रिस लाइसेंस के बारे में अपनी बातचीत जारी रखने के लिए इलॉग में पहुंचते हैं। स्टाइन ने फौरन अपने नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए, जिसमें आर्केड मशीन के लिए लाइसेंस शामिल है, लेकिन हैंडहेल्ड डिवाइस और वीडियो गेम कंसोल को इससे बाहर रखा गया है। फिर हैंक निकोलाई से मुलाकात करता है और उसने मिररसॉफ्ट से मिले जापानीज रीजन के लिए अपने लाइसेंस के प्रूफ को दिखाया ताकि वो ये साबित कर सके कि वो कोई धोखेबाज नहीं है। यहाँ केविन भी आ पहुंचा है। निकोलाई केविन से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन वैलेंटीन ने उसे ये कहते हुए रोक लिया कि सोवियत यूनियन सरकार ने गेम को खास रूप से मिररसॉफ्ट को बेचने पर जोर दिया है। निकोलाई दबाव में हैंडहेल्ड वर्ल्ड वाइड लाइसेंस को मिररसॉफ्ट को $1 मिलियन में बेचने पर सहमत हो गया और ये इतनी बड़ी रकम कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के एक हफ्ते के अंदर अदा की जानी चाहिए। इसके बाद निकोलाई चुपके से निजी तौर पर हैंक को बातचीत के लिए एक तरफ ले गया। हैरानी की बात यह है कि निकोलाई हैंडहेल्ड डिवाइस और गेम कंसोल के लिए टेट्रिस का लाइसेंस हैंक को बेचना चाहता है। उसने केविन के ऑफर का मुकाबला करने के मकसद से हैंक को निंटेंडो के साथ काउंटर ऑफर करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया। निकोलाई ने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उसका मानना है कि लाइसेंस के लिए आए इतने लोगों में से हैंक बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा ईमानदार है। इलॉग बिल्डिंग छोड़ने के बाद एलेक्से हैंक का इंतजार कर रहा है और वो दोनों टैक्सी से एक साथ निकल गए। जाते वक्त एलेक्से ने खुलासा किया कि उसके सोवियत यूनियन में आने के बाद से ही हैंक की निगरानी की जा रही है और उसे बताया कि उसकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर साशा वो केजीबी की मेंबर है। बदकिस्मती से केजीबी को निकोलाई के हैंक को टेट्रिस लाइसेंस बेचने के इरादे का पता चल गया, जिससे उसकी प्लानिंग को रोकने के लिए उसे टॉर्चर किया गया। इसके बाद हैंक टोक्यो लौट आया। अपनी वापसी के फौरन बाद हैंक को निकोलाई से एक फैक्स मिला जिसमें बताया गया कि टेट्रिस गेम रोक दिया गया है। फैक्स में हैंक और साशा की एक साथ ली गई एक तस्वीर भी है जिसे चुपके से लिया गया था और ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ सब साफ होता जाता है कि टेट्रिस लाइसेंस खरीदने की हैंक की कोशिश को नाकामयाब करने के लिए वैलेंटीन ने ये प्लान बनाया है। कुछ ही वक्त बाद निंटेंडो के राइट्स के लिए हैंक को जानकारी दी गई कि वो लोग टेट्रिस लाइसेंस को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि रॉबर्ट और केविन ने उनसे मुलाकात की थी और निंटेंडो को अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए इनवाइट किया गया है। हैंक परेशान है और बहुत दुखी है। वो चिड़चिड़ेपन से भर गया है। तभी उसकी बेटी और पत्नी म्यूजिकल प्रोग्राम से लौटकर वापस आते हैं जिसे वो अटेंड नहीं कर पाया था। धीरे धीरे परेशानियों का पहाड़ उस पर टूटने लगा है। गेम कंसोल और हैंडहेल्ड डिवाइस के राइट्स उसे नहीं दिए जाएंगे। निंटेंडो की ओर से एक मुकदमा हो सकता है क्योंकि उसे $multi-million स्कैम में फंसा दिया जाएगा। इसके अलावा जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हो पाया तो उसका गिरवी रखा हुआ घर भी अब बच नहीं पाएगा। इस बीच हाल ही में केजीबी से टॉर्चर होने के बाद निकोलाई ने एलेक्से के घर जाकर उसे जानकारी दी कि टेट्रिस को मिररसॉफ्ट को बेच दिया जाएगा और इस डील के बाद निकोलाई को उसके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन उसका मानना है कि हालात को सुधारने का एक और मौका है। उसने एलेक्से को एक पेपर दिया जिसे हैंक को दिया जाना है। अगले दिन एलेक्से ने जानबूझकर अपने ऑफिस में देर तक काम किया। उसने डस्टबिन के कूड़े में आग लगाकर लोगों का ध्यान भटकाया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने हैंक को फैक्स भेज दिया। इस बीच केविन ने अपने पिता रॉबर्ट से कांटेक्ट किया और हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए टेट्रिस लाइसेंस को खरीदने के लिए $1 मिलियन की मांग की। हालांकि रॉबर्ट ने खुलासा किया कि उसने पहले ही वैलेंटीन को $4 लाख की रिश्वत दे दी है, ये कंफर्म करते हुए कि सोवियत यूनियन को एक और रकम अदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने दावा किया कि सोवियत यूनियन के लीडर माइकल के साथ उसके अच्छे संबंध हैं और सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है। इसके साथ ही हैंक ने निंटेंडो के ऑफिस में हार्वर्ड और माइनरू से मुलाकात की और उन्हें वो पेपर्स दिखाए जो उसे एलेक्से ने भेजे थे। इससे पता चला कि मिररसॉफ्ट को अभी तक कोई लाइसेंस राइट्स नहीं दिए गए हैं। हैंक को निकोलाई ने काउंटर ऑफर इमीडिएटली देने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि हैंडहेल्ड डिवाइसेस और वीडियो गेम के राइट्स अभी भी खरीदने के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में टेट्रिस को पब्लिश करने वाली कंपनी अटारी के पास भी इसका लाइसेंस नहीं है। हैंक ने दोनों से लाइसेंस खरीदने के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ मॉस्को जाने की गुजारिश की। वहीं मॉस्को में एलेक्से को देशद्रोह के शक में ऑफिस से निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि वैलेंटीन ने उसके बच्चों को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी है और अगर वो नहीं माना तो वो सबको मारने से भी नहीं हिचकिचाएगा। वहीं हैंक सबके साथ मॉस्को पहुँचता है। इलॉग में वहाँ उनकी मुलाकात निकोलाई से होती है
और इस बार उसके साथ साशा भी है। उन्होंने फौरन ऑफर के तौर पर $5 मिलियन पेमेंट की। हैंक ने कहा कि निंटेंडो मार्केटिंग और प्रोडक्शन का पूरा खर्च उठाएगा और इसके अलावा इलॉग को $1 पर यूनिट टेट्रिस गेम बिकने पर दिया जाएगा। निकोलाई ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साशा ने ये बात कहते हुए नाराजगी जताई कि टेट्रिस सरकारी संपत्ति है। निकोलाई पर डील में देरी करने का दबाव डाला गया, जबकि वहीं दूसरी तरफ वैलेंटीन ने रॉबर्ट को ब्लैकमेल करना जारी रखा और टेट्रिस लाइसेंस के लिए अगले 24 घंटे के अंदर $1 मिलियन देने की मांग की। इसके फौरन बाद मिडलसॉफ्ट ऑफिस में स्टाइन ने केविन के खुफिया डील के बारे में जानकर उस पर गुस्सा किया। स्टाइन ने यह भी बताया कि नए एग्रीमेंट से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उनकी बहस और बातें बढ़ती गईं। इस बीच रॉबर्ट और केविन सोवियत यूनियन लीडर माइकल से मिलने के लिए सोवियत यूनियन पहुंच गए। रॉबर्ट ने गेम की राइट्स खरीदने की बात रखी, हालांकि माइकल ने उनकी बात को खारिज कर दिया। उन्हें बाहरी लोगों के रूप में देखा गया और रॉबर्ट को एक लालची इंसान कहा गया जो सिर्फ हमेशा प्रॉफिट कमाना चाहता है। इस बीच रॉबर्ट केविन के साथ अपने ऑफर को लेकर निकोलाई के पास पहुंचा और इस बात पर जोर दिया कि इससे इलॉग और सोवियत यूनियन को फायदा होगा। यहाँ पता चलता है कि जांच करने पर पता चला कि मिररसॉफ्ट दिवालिया होने की कगार पर है। इसके अलावा रॉबर्ट निंटेंडो कंपनी और हैंक के ऑफर की बराबरी करने के भी काबिल नहीं है। इसके बावजूद रॉबर्ट ने निकोलाई पर अपना ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए दबाव डाला, पर अचानक निकोलाई ने पलटवार करते हुए रॉबर्ट के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और फौरन हैंक और निंटेंडो के साथ डील पर साइन कर दिए। इसके बाद वैलेंटीन और साशा ने इलॉग में रॉबर्ट से मुलाकात की, जहां सब कुछ सामने आ गया। वैलेंटीन को पता चला कि रॉबर्ट की कंपनी दिवालिया हो गई है और जिन पैसों को उसने देने का दावा किया था वो उसके पास है ही नहीं। यहाँ साशा को वैलेंटीन की रिश्वतखोरी के बारे में पता चल जाता है। केविन को यहाँ अपने पिता के एक तरफा फैसले और रिश्वतखोरी के मामले का पता लगा, जिससे निराश होकर वो वहाँ से चला जाता है। वैलेंटीन अभी भी टेट्रिस के 50% प्रॉफिट की हिस्सेदारी के बदले में मदद करने को तैयार है। इसके बाद वैलेंटीन और केजीबी एजेंट्स हैंक और उसके दोस्तों का पीछा करते हैं। उनको यहाँ से बचाने का काम एलेक्से करता है। बहुत कोशिशों के बाद वो केजीबी एजेंट से बचने में कामयाब रहे। इस बीच साशा ने वैलेंटीन के करप्ट होने की जानकारी और किस तरह से बाकी एजेंट्स टेट्रिस गेम से फायदा उठाना चाहते हैं इसकी जानकारी माइकल को दे दी। एलेक्से की कार का केजीबी एजेंट्स ने पीछा किया। वो भागने में कामयाब रहे और किसी तरह से एयरपोर्ट पहुंच गए। टिकट खरीदने के बाद हैंक एलेक्से से वादा करता है कि वो उसे इस डील से जरूर फायदा पहुंचाएगा और इसमें हैंक उसकी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद वैलेंटीन और बाकी एजेंट्स एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और उन्होंने प्लेन्स की तलाशी ली जो टोक्यो जा रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि हैंक ने टोक्यो की फ्लाइट नहीं ली है। तभी साशा एजेंट्स के साथ वैलेंटीन के पास पहुंच जाती है और उसे माइकल के ऑर्डर्स पर गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हैंक टोक्यो में अपने घर लौट आया है और उसने बहुत मेहनत से अपने घर को एक स्टेज की तरह सजा दिया है ताकि वो अपनी बेटी को यहाँ सोलो परफॉर्म करते हुए देख सके, जिसे वो पहले परफॉर्म करते हुए नहीं देख पाया था। उसने अपनी बेटी के म्यूजिकल प्रोग्राम में शामिल ना हो पाने के लिए उससे माफी मांगी। उसने अकेमी को निंटेंडो से बुलेट प्रूफ सॉफ्टवेयर के लिए मिले $5 मिलियन के चेक को गिफ्ट के तौर पर दिया। आगे दिखाया जाता है कि 1989 में क्रिसमस के दौरान टेट्रिस गेम को हैंडहेल्ड डिवाइस जिसका नाम गेम बॉय दिया गया उसे मार्केट में लॉन्च किया गया, जो कि मार्केट में लॉन्च करते ही वायरल हो गया। वो एक बड़ी हिट बनकर उभरा जिसकी बिक्री $110 मिलियन से भी ज्यादा हुई और इसकी सेल्स बढ़ती ही जा रही है क्योंकि जो भी इसे खेलता है वो इसका आदी हो जाता है। हैंक ने एलेक्से को गेम बॉय डिवाइस को भेजा और साथ में सैन फ्रांसिस्को के लिए हवाई टिकट भेजकर अपना वादा पूरा किया। दोनों ने साथ में मिलकर टेट्रिस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। स्टाइन ने वीडियो गेम लाइसेंसिंग का काम करना जारी रखा, पर वो कभी टेट्रिस को खोने के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। रॉबर्ट मैक्सवेल को बर्बादी का सामना करना पड़ा। उसने अपनी ही कंपनी के पेंशन फंड से $900 मिलियन का गबन किया और उस पर $5 बिलियन का कर्ज था, जिसके कारण वो बैंकरप्ट हो गया। रॉबर्ट की रहस्यमय मृत्यु के बाद उसके बेटे केविन को अपने पिता के रिटायरमेंट फंड को चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2014 में हैंक ने अपनी बेटी माया को टेट्रिस कंपनी का नया सीईओ अपॉइंट किया। टेट्रिस 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेचकर अब तक के सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम्स में से एक बन गया और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।